तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। मैं आप ही के विद्यालय का सामाजिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक कन्हैया अग्रवाल सर बोल रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों का आप ही के विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th के अध्याय 2 भारतीय संविधान में मूल अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला अध्याय आप अभी पढ़ रहे हैं। आपको दिल्ली सरकार की तरफ से सोमवार को एक ऑडियो लिंक मिलता है, जिसको आप सुनते हैं और नोट डाउन करते हैं। तो उस चैप्टर को आप उसी लिंक ऑडियो के थ्रू ही पढ़ेंगे। मैं आज सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करूंगा। तो बच्चों, आप सभी ने पहले अध्याय में संविधान के बारे में पढ़ा है कि किसी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण होता है। हम सभी विद्यार्थियों ने संविधान की परिभाषा समझी होगी। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है एक लोकतांत्रिक देश के लिए, संविधान कैसे निर्माण होता है, संविधान किन किन कार्यों को करता है, ये सभी चीज़ों को हमने देखा था कि किस तरह संविधान समाज में तालमेल स्थापित करता है, समाज में एक समन्वय की व्यवस्था स्थापित करता है, किस तरह संविधान सरकार को शक्तियां प्रदान करता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार में निर्णय कौन लेंगे, ये सारी बातों का जो सोर्स है वो संविधान होता है और संविधान के तहत ही किसी देश की सरकार चलती है। और एक तरह से कहें, पूरे देश का समर्पण या विश्वास संविधान के प्रति होता है। देश का हर नागरिक संविधान का समर्थन करता है और संविधान द्वारा ही गवर्न होता है, अर्थात शासित होता है। इस तरह से संविधान समाज में समन्वय, समायोजन और तालमेल स्थापित करके शांति व्यवस्था बहाल करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अध्याय 2 मूल अधिकार भारतीय संविधान में। ये चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब आगे की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हमने संविधान को जाना समझा पिछले अध्याय में, और अब हम इसी संविधान में वर्णित उल्लिखित मूल अधिकार की सूची को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये मूल अधिकार होते क्या हैं, नागरिकों के लिए मूल अधिकार ज़रूरी क्यों हैं, और मूल अधिकार और नागरिक तथा सरकार के बीच क्या संबंध है, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इस अध्याय के तहत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान द्वारा अधिकारों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है, और अधिकारों की व्याख्या एवं सुरक्षा करने में न्यायालय की क्या भूमिका है, तथा यह भी जानने का इस अध्याय में प्रयास करेंगे कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या संबंध हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बेसिकली यह देखेंगे कि मूल अधिकार होते क्या हैं, मूल अधिकारों का महत्व क्या है, और भारत में मूल अधिकारों का क्या अर्थ है। ठीक है, इन 2-3 बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारा संविधान आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हमारा संविधान सिर्फ सरकार के बारे में नहीं बताता, सरकार के अंगों के बीच कार्य विभाजन क्या है, सरकार के अंगों के बीच किस तरह से अंतर संबंध है, सिर्फ इसी की जानकारी हमें संविधान नहीं देता है, बल्कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार के शक्तियों पर अंकुश लगाता है और ऐसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें
नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण का क्या मतलब बताइए? नियंत्रण का मतलब आखिर नियंत्रण क्यों? सरकार के ऊपर नियंत्रण क्यों? सीमाएं क्यों? अर्थात सीमाएं इसलिए कि किसी को बचाना है, तभी तो किसी पर सीमाएं लगती हैं। तो किसको बचाना है? नागरिकों के अधिकारों को बचाना है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो तो कुछ भी कानून पास करके नागरिकों के अधिकारों को हनन कर सकती है, छीन सकती है या कम कर सकती है। तो इसी अधिकार को बचाने के लिए, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए संविधान द्वारा सरकार पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसे अधिकारों के नाम बताइए जो आपके संविधान में मूल अधिकार के रूप में सुरक्षित हैं, तो ज़रूर कुछ बच्चे बता पाएंगे कि समानता का अधिकार सर इसमें उल्लिखित है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें प्रोवाइड किया गया है मूल अधिकार के रूप में संविधान में, हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह के अधिकारों की आप सूची बता सकते हैं। सामान्य सी बात है, हम पिछली कक्षाओं में अब तक पढ़ते आए हुए हैं। अगर आगे हम बढ़ें, देखें कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में शामिल हैं। अब ये भाग 3 क्या है? देखिए, संविधान जब बना था तो उस समय मूल संविधान में, जो उस समय बना था 1950 में, जब लागू हुआ था 26 जनवरी को, उस टाइम हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में संविधान, कई प्रकार के संवैधानिक संशोधन हुए, उस हिसाब से इनकी संख्या बढ़ती चली गई और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 452 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, जो पहले 8 थीं अब 12 हो गईं, और जो 22 भाग थे वो अब 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन या पूरी लिस्ट संविधान में रखी गई है, और ये पूरी लिस्ट भाग 3 नाम से जानी जाती है। अनुच्छेद 12 से 35, 35, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। ठीक है, इसको भाग 3 या मूल अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, जो संविधान में एक सूची के रूप में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। और मूल अधिकार जो संविधान में शामिल किए गए हैं उसमें सिर्फ अधिकारों के साथ साथ उन सीमाओं का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि कभी भी अधिकार एब्सोल्यूट रूप से नहीं मिलते, यानी पूर्ण रूप से आपको किसी प्रकार से अधिकार नहीं प्राप्त होते। आपको उसके साथ कुछ सीमाएं भी लगाई जाती हैं आपके ऊपर, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर भी सीमाएं लगती हैं संविधान द्वारा, उसी तरह मौलिक अधिकारों पर भी कुछ सीमाएं हैं कि आप कहाँ तक अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। आपके अधिकार आपको घूमने फिरने के लिए हैं, लेकिन दूसरे को अगर आप घूमने फिरने से रोकने लगें तो ये आपके अधिकार नहीं है। तो इसलिए कुछ सीमाएं भी आरोपित हैं। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन भड़काऊ भाषण दें इसकी आज़ादी नहीं है। आपको रैली करने की आज़ादी है, लेकिन रैली में दंगे करने लगें इसकी आज़ादी नहीं है। आपको संघ बनाने की आज़ादी है, लेकिन आप गैर कानूनी रूप से कोई गुट बनाकर तस्करी करें, ड्रग सप्लाई करें, इसकी आज़ादी नहीं है। यानी सीमाएं कैसी? लोक सुरक्षा व सामाजिक शांति व सुरक्षा को नज़र रखते हुए संविधान आप पर कुछ सीमाएं लगाता है। यानी अगर आपके अधिकार या आपके कृत्य ऐसे हैं जो पब्लिक, यानी कि जो लोक शांति को भंग कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा को भंग कर रहा है, जन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उस कृत्यों पर संविधान द्वारा आप पर सीमाएं लगाई गई हैं। तो मूल अधिकार जो आपको प्रदान किए गए हैं, और उसी के साथ साथ आप पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, जिसका उल्लेख
इसी भाग 3 में उल्लिखित किया गया है। अब हम देखेंगे अधिकारों का महत्व क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। 1982 में एशियाई खेल भारत में होने वाला था। उसके लिए कुछ स्टेडियम बनाने थे और कुछ फ्लाईओवर्स बनाने थे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ठेकेदारी पर इसे बनाने के लिए ठेके पर टेंडर जारी किया। तो ठेकेदारों ने इन सबको बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए देश भर से बहुत सारे गरीब मजदूरों को हायर किया और काम करवाया। लेकिन उनको सरकार द्वारा जो मजदूरी तय की गई थी उससे भी कम दिया गया। ठीक है। तो जब ये बात सामने आई तो कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि क्या ये बात सही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मसले को रखा गया और सामाजिक वैज्ञानिकों ने कहा कि यह मूल अधिकारों के खिलाफ है, यानी मजदूरों के साथ मूल अधिकारों का हनन हुआ है। क्यों? क्योंकि तय शुदा मजदूरी से कम देना एक तरह से बेगारी कराना है या बंधुआ मजदूरी कराना है। जो आपको अधिकार, जो आपके किस अधिकार का हनन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के खिलाफ है। अगर किसी से बेगारी कराई जाती है, किसी से बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाता है। और चूंकि तयशुदा मजदूरी से कम देना एक तरह से वो बेगारी हुआ, बंधुआ मजदूरी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि हाँ ये बात सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ है ये, और आदेश दिया कि सारे मजदूरों को तयशुदा मजदूरी दी जाए। दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं, इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल भी है। एक मचन लालुंग नाम के एक व्यक्ति था। उसके ऊपर एक आरोप लगा था कि उसने किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, मारपीट कर ली होगी। यह मसला 1951 के आसपास का है। उस समय वो 23 ईयर्स का था। ठीक है। तो इस आरोप में, इस जुर्म में कि उसने किसी के साथ मारपीट की, उसके लिए उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद तबीयत ठीक हो जाती है, डॉक्टर कह देते हैं कि हाँ भी ये स्वस्थ हो गया है, अब आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। फिर इसको जेल में वापस डाल दिया जाता है। और 2005 जब वो 77 वर्ष का हो जाता है, तब वह जेल से छूटता है। आप कहेंगे छोटे से मारपीट के लिए लगभग 54 साल की कैद, 1951 से लेकर 2005, 54 साल, 23 साल का था वो, 77 साल का हो गया, छोटे से मारपीट। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है बच्चों, 54 साल उसको सज़ा तो हुई, लेकिन सज़ा किस बात की? किसी बात की नहीं, उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हुई कभी। यानी जो उसने जुर्म किया था उसकी कभी सुनवाई ही नहीं हुई कि जुर्म सही है या नहीं है। बस आरोप के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर न कभी कोर्ट में सुनवाई हुई, न बेचारा वो कभी कोर्ट गया, और वो बेचारा 54 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता दिया। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब बंदियों के लिए जांच पड़ताल करने के लिए जब वो सर्वे पे निकला, तब ये केस का मालूम चला, और फिर मानवाधिकार के प्रयासों से उसे छोड़ा गया। नहीं तो वह इतने सालों से, 23 साल से 77 साल, यानी पूरी ज़िंदगी उसने जेल में गुजार दी, जबकि उसको सुनवाई नहीं हुई। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से देख रहे हो किस तरह से नागरिकों के मूल अधिकार का हनन है। और ये तब की घटनाएं हैं जब देश आज़ाद हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, मूल अधिकार दिए जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से इन दोनों के साथ, उन मजदूरों के साथ और इस मचन लालुंग के साथ किस तरह से अन्याय हुआ। यानी कहा जा सकता है कि भले संविधान में मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हों, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा या खुद सरकार द्वारा भी आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है। ठीक है। तो इससे बचाव के लिए क्या होगा, क्या करना होगा? इसलिए हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे के संबंध में निष्पक्ष और
त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। यानी हर व्यक्ति अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा लगा है तो उसे निष्पक्ष और त्वरित न्याय, त्वरित माने जल्दी, न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन आप देख रहे हो कि किस तरह से ऊपर के दोनों एग्जाम्पल्स में लोगों के साथ किस तरह से मूल अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, इसीलिए अगर उपर्युक्त दोनों उदाहरण को देखें तो हम देख रहे हैं कि मूल अधिकारों के लागू होने के महत्व को समझा जा सकता है कि मूल अधिकार के महत्व क्या हैं। अगर मूल अधिकार ना हो तो जिस तरह से मचन लालूंग के साथ हुआ या जिस तरह से उन गरीब मजदूरों के साथ हुआ वह एक सामान्य घटना बन जाएगी। और मूल अधिकार आपको इन्हीं अत्याचारों से, अन्याय से या आपके मूल अधिकारों के खतरे में होने से बचाता है। संविधान द्वारा, क्योंकि संविधान हमें ये मूल अधिकार प्रदान करता है। संविधान से बड़ा कोई नहीं, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारी शासन प्रशासन संविधान द्वारा गवर्न होती हैं, संविधान से शक्तियाँ अर्जित करती हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलती हैं। और संविधान में मूल अधिकारों का एक तरह से पूरी सूची रखी गई है और संविधान द्वारा इसको संरक्षित किया गया है और इसे मूल अधिकार का घोषणा पत्र कहा गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में लिखित है, भाग 3 में। और इसे संरक्षित करने का क्या मतलब है? संविधान द्वारा संरक्षित का मतलब यानी संविधान इन मूल अधिकारों के एवज में आपको गारंटी प्रदान करता है कि आपको मूल अधिकार जो आपको प्राप्त हैं ये गारंटीड हैं। यानी कि अगर इन मूल अधिकारों का हनन होगा तो इसकी रक्षा संविधान करेगा। संविधान में इसकी रक्षा का भी प्रावधान किया गया है। अब गारंटी का क्या मतलब है? जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, आपको कोई चीज़ लेकर आए, आपको उस पर 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो उसका क्या मतलब है कि 1 साल के अंदर अगर वो सामान खराब होगा तो आप चढ़ बैठोगे उस कंपनी के ऊपर और कहोगे कि मेरा सामान चेंज करके दो या बदल कर दो। यानी आपको हक मिल जाता है, वो अधिकार मिल जाता है, आप क्लेम कर पाते हो। वहीं वारंटी जब खत्म हो जाती तब आप क्या रिएक्ट करते हो? तब आप धीरे से कंपनी में जाते हो, सर देख लीजिए अगर 150 लेकर बन जाए तो बना दीजिए, सर ज़्यादा खर्चा ना आए, क्योंकि वारंटी अब नहीं है। अब आप उस हक से नहीं जाते, लेकिन गारंटी होने पर आप उस जोश के साथ, उस हक के साथ आप पूरा क्लेम करते हो। तो इसी तरह मूल अधिकार भी गारंटीड हैं। अगर इसका हनन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हो और कह सकते हो कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है और इसकी सुनवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति जिस पर आप आरोप लगाएंगे, उस व्यक्ति या संस्था या सरकार खुद, अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है या किसी व्यक्ति द्वारा आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या आप किसी संस्था द्वारा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी। अगर वो ऐसा पाया गया कि हाँ आपके अधिकारों का हनन है, तो वो कानून निलंबित हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, या वो संस्था या वो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और आपके मूल अधिकार की रक्षा की जाएगी। ठीक है, और संविधान में जो मूल अधिकार जो व्यक्त हैं, लिखित हैं, उसको सरकार भी खारिज नहीं कर सकती। सरकार उसे मान्यता देती है, चाहे सरकार कोई भी हो। ठीक, यह घोषणा पत्र सरकारों के अधिकारों के विरुद्ध नागरिकों के, यह घोषणा पत्र सरकारों को नागरिकों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है कि सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करें, और इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, आप जैसा उसमें देख पा रहे हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं कि मूल अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझ सकते हैं, नागरिकों के लिए ये अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। आप जरूर इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। पॉज करके इस प्रश्न को आप देखिए, लिखिए और अब नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में। सर्वप्रथम 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने
मूल अधिकार के घोषणा पत्र की मांग की थी। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, जिसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। यानी कि ये बात तो तय थी कि अगर देश आज़ाद होगा तो जो भी संविधान बनाया जाएगा या जो भी शासन व्यवस्था बनाई जाएगी उसमें नागरिकों के लिए मूल अधिकार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसकी झलक 1928 के रिपोर्ट में हमें दिख गई थी कि हमारे राष्ट्र निर्माता मूल अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद मौलिक अधिकारों को एक सूची के रूप में संविधान में सूचीबद्ध किया गया, जिसको मैंने बताया भाग 3 में आर्टिकल 12 to 35 में ये निहित है। अब आप खुद देखिए कि मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि किसी भी सरकार द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन न किया जा सके। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब देखिए दो चीज़ है, अब साधारण अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए कुछ अधिकार आपको संविधान द्वारा जो आपको अधिकार मिले वो मौलिक अधिकार मिले हैं, और सरकार कुछ आपको अधिकार कानून बनाकर देती है, वो साधारण अधिकार होते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये अधिकार आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है। वोट देने का अधिकार हर 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक को है। ये संसद द्वारा आपको अधिकार दिया गया है, सरकार आपको कानून बना के अधिकार देती है। तो चूंकि सरकार द्वारा बनाया गया है तो इसमें सरकार संसद में कानून बनाकर इसको परिवर्तित भी कर सकती है। चुनाव लड़ने का अधिकार, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, अगर वो 25 साल से ऊपर है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो इस अधिकारों में संविधान कानून बनाकर बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि ये साधारण कानून द्वारा बनाए गए अधिकार हैं, साधारण अधिकार हैं, तो इसको साधारण कानूनों द्वारा बदला जा सकता है। लेकिन मूल अधिकार को साधारण कानून द्वारा बदला नहीं जा सकता, उसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। संसद में कानून बनाकर इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल अधिकार आपके संविधान में लिखित हैं। तो संविधान को में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, अब अध्याय 1 में देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है संविधान के, और किस तरह से 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के। ठीक है, और ये तरीके बिल्कुल आसान नहीं हैं। कुछ ऐसे संविधान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिस पर साधारण तरीके से संशोधन हो जाता है, सिर्फ साधारण बहुमत हो जाए संसद में तो बदलाव हो जाता है। लेकिन बाकी जो हिस्से हैं उस पर विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, या कहीं कहीं कुछ कुछ अनुच्छेदों पर तो यहाँ तक है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य भी अपनी स्वीकृति दें, तब जाके वो संशोधन हो सकता है। तो मूल अधिकार ऐसे ही संशोधन द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है सरकार के लिए। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक बात, यहाँ तक हमने देख लिया। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति न्यायालय के पास है। ठीक है, अब हम प्रश्न देखेंगे, साधारण अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति किसके पास है। तो हमने बच्चों अभी तक मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा समझा है। मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परम आवश्यक हैं। इसे मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये आपको जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मौलिक अधिकार आपको मिल गए, इसके लिए आपको कहीं फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कहीं आपको मांग करने के लिए कहीं क्लेम नहीं करना पड़ता। ये मूल है, फंडामेंटल, नींव एकदम फंडामेंटल है, किसी भी इंसान को ये मिल जाएंगे। अगर धरती पर उसने जन्म ले लिया तो मिल जाएंगे। इसलिए इन अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, और ये मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो यहाँ तक हमने इस अध्याय के
विषय को देखा है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, हमने अधिकारों के महत्व को समझा 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा, किस तरह से मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, किस तरह से, और इसकी गारंटी को समझा हमने कि इसकी गारंटी क्यों सुनिश्चित करना है, क्योंकि व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो उस एवज में न्यायालय द्वारा आपके मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है। संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हाँ, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। हम अगली क्लास में इसके आगे के हिस्से को पढ़ेंगे।